एंड वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। तो कल मैंने आपको 2018 रीट का मॉडल पेपर कराया था जिसके आधे क्वेश्चन कल कंप्लीट हो चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए इसको करने की। ऐसा क्वेश्चन मैं शायद पहले करा चुकी हूँ, मैसे है ये, मैसे और लैसे मैंने करवाया था। तो देखिए क्या है इसमें कि यदि मैसे पे यानी इन दोनों संख्याओं का मैस है, इक्वल है किसके, 1032x माइनस 408y के, और x प्लस वाई बराबर 7 एक दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर है। x और y का मान दोनों का हमको निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस हम बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो एक समीकरण हमारे पास साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन दूसरा जो समीकरण है उस दूसरे समीकरण में ये इक्वल है किसके, इसके मैसे के, यानी इसके लिए हमको पहले मैसे निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपके जो लेवल 1 है उसमें डायरेक्ट बीजगणित का कोई भी पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन इस टाइप से आपके आ सकता है, तो आपको वो भी निकालने पड़ेंगे, समीकरण भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैसे निकालना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको 408 और 1032 का, तो दो संख्याओं का मैसे निकालने की मैंने आपको एक विधि बताई थी कि जब इस प्रकार से दो ही संख्याएं हमारे पास हो और वो संख्याएं काफ़ी बड़ी हो, आप डायरेक्ट उसका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से बहुत कम टाइम में नहीं निकाल पाए, तो इसकी एक सरल विधि दूसरी है कि आप छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दो। तो अब बड़ी संख्या क्या है अपने पास 1032 और छोटी संख्या है 408, ठीक है, इसका भाग देते हैं इसमें। तो देखिए भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार चल जाएगा, है ना। कितने आ जाएंगे, 2 बार करेंगे तो 816, तो 2 बार इसका भाग गया और अपने पास आए 816, ठीक है। माइनस करते हैं तो 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1 और 10 में से 8 गए तो 2, 216 आ गए अपने पास। अब आगे हम क्या करते हैं, जो अपने पास शेषफल आता है उसका भाग जो पहले जो अपने पास भाजक था उसमें देते थे, है ना। तो इससे पहले भाजक, पूर्व भाजक क्या था 408, तो 408 में भाग देंगे। अब इस प्रकार से 408 में अब हम 216 का भाग देंगे, और इस प्रकार से ये क्रिया तब तक करते रहेंगे तब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए, है ना। तो देखिए अब 216 का भाग दो 408 में, तो 2 बार करते ही तो आ जाएंगे 432, यानी एक बार ही जाएगा भाग। तो एक बार 216 माइनस करो, 8 में से 6 गए 2, या 10 में से 1 गए तो 9 और 3 में से 2 गया तो 1, 192 शेषफल आ गया। अब पुनः शेषफल क्योंकि 0 नहीं आया है इसलिए 192 में क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो हमारा नया भाज्य होगा वो नया भाज्य क्या होगा, पूर्व भाजक, इससे पहले जो भाजक था। तो इससे पहले भाजक क्या था 216, तो 216 में अब 192 का अपन भाग देंगे, तो ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 192, देखिए 6 में से 2 गए तो 4 और 11 में से 9 गए तो 2, ठीक है, 24 आ गए। अब 24 का भाग अब किस में देंगे, 192, 192 में, तो 24 8 192 होते हैं, तो यानी पूरा भाग चले गया। तो अब देखिए जहाँ पर अपना शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हमको रुक जाना है और हमको वहाँ पर अपना मैसे मिल जाता है। तो मैसे में मैंने पहले भी बताया था कि गलती नहीं करनी है, आप क्या करते हो भागफल को ही मैसे मान बैठते हो, जबकि ये अपना मैसे नहीं है, ये मैसे नहीं है। जो अंतिम अपना भाजक होता है जिसका आप भाग देते हो वही अपना मैसे होता है, यानी चॉइस क्या है अपना मैसे। तो अब हम अपना मैसे निकाल चुके हैं, मैसे आ गया अपने पास चॉइस, ठीक है। अब देखिए अब हमको ये पूरा समीकरण मिल जाएगा। इसने कहा था 1032x माइनस 408y बराबर है किसके, इन दोनों के मैसे के, और इन दोनों का मैसे हम निकाल चुके हैं, कितना 24, ठीक है। एक समीकरण हमारे पास ये है और दूसरा समीकरण अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा समीकरण ये है। इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या करना है, हमको x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये सरल हो सकता है तो सरल करो, इसमें 12 का भाग चल जाएगा आराम से, तो 12 का भाग देते हैं। फिर इसमें 12 का भाग देंगे, 12 × 36, 4 बचे, 12 × 4 = 48, 34y और 12 × 2 = 24।
फिर इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग देते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6, माइनस 2 एकम 2, 2 7 14 बराबर 1। ठीक है, तो ये समीकरण हमको मिल गया। ये तो मान लो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है अपने पास x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण 2 है वो वाला। अब देखिए दोनों समीकरणों को हल करना है, x y का मान निकालना है, तो क्या करते हैं समीकरण 2 को भी 43 से गुणा कर लेते हैं ताकि x के गुणांक समान आ जाए। तो समीकरण 2 को मैंने कर दिया 43 से गुणा। ठीक है, तो 43 से गुणा करने पर देखो हमको क्या मिलेगा, 43x प्लस 43y बराबर 7 या 21 28 और 2 30, 301। और समीकरण 1 क्या था अपने पास, 43x माइनस 17y बराबर 1। तो देखिए घटा देते हैं समीकरण। अब देखिए इसको हम घटाते हैं तो माइनस ये प्लस, यहाँ पे साइन बदल जाएगा इसका और ये हो गया माइनस। अब देखिए ये तो हो गया कैंसिल, प्लस के 43 और प्लस के 17, तो जोड़ लेंगे तो कितने हो गए 10 और 4 और 6, तो 60y बराबर, ये माइनस हो गया 301 में से 1 गया तो 300, तो y का मान हमको क्या मिल गया 300/60, 0 से 0 कैंसिल और 6 पंजो 30, तो y का मान मिल गया हमको 5। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो इस समीकरण से x का मान निकल जाएगा। हम यहाँ पे मान रखेंगे तो x प्लस y का मान है 5 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 5, x का मान मिल गया हमको 2। और पूछ क्या रहे थे हमसे, x माइनस वाई बराबर है, क्योंकि x का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 2 और y का मान कितना है 5, तो 2 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास माइनस के 3। तो इसमें से देखो बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, इसमें कई बातें हैं समझने की। देखिए पहला तो क्या कहना चाह रहा है ये कि छात्र अलग अलग विषय के हैं, कि भाई विज्ञान विषय के 60 हैं, अंग्रेजी विषय के 105 हैं और गणित विषय के 135 छात्र हैं, जिनको एग्ज़ाम के लिए हमको अलग अलग कमरों में बैठाना है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, यानी एक जैसे कमरे हैं, सभी में समान है, और हमको एक कमरे में एक ही विषय के छात्र बैठाने हैं, यानी एक भी बच्चा बच नहीं जाए। जैसे इस कमरे में इस प्रकार से बच्चे बैठाएं कि जिस प्रकार से बैठाएं तो एक भी बच्चा बाहर नहीं रुके। और दूसरी क्या कह रहा है कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कम से कम पूछ रहा है, अधिक से अधिक तो आप एक कमरे में एक बैठा दो और आप कह दोगे भाई 60 कमरे इसके लिए चाहिए, 105 इसके लिए, 135 इसके लिए, है ना। तो ऐसा नहीं पूछा है इसने, न्यूनतम संख्या। अब इसमें गलती क्या करेंगे बच्चे, न्यूनतम देख कर, भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई अधिक से अधिक के लिए तो हम क्या निकालते हैं मैं से, और कम से कम के लिए हम क्या करते हैं ले से। तो कम से कम न्यूनतम शब्द आते ही आप क्या सोचोगे आपके दिमाग में कि लेसे का क्वेश्चन है, जबकि पूछा क्या है भाई कम से कम कमरों की संख्या, कम से कम कमरों की संख्या। ठीक है, कम से कम कमरों की संख्या है, ये आपसे पूछी गई है। लेकिन कम से कम कमरे कब आएंगे, जब आप उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठा सको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठा सको, क्योंकि बच्चे हैं 60, 105 और 135, तो एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे बैठाओगे तभी तो कम से कम कमरों की संख्या आएगी, है ना। नहीं कम से कम में तो मैंने बताया ना आपको कि आप एक कमरे में एक बच्चा बैठाओगे तो वो हो गई बात। तो अब देखिए, तो अधिक से अधिक यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका भाग 60 में भी चल जाए, 105 में भी चल जाए और 135 में भी चल जाए। वही बात हो गई ना कि हमको किसी ऐसी संख्या से भाग देना है इन तीनों संख्याओं को कि उस संख्या का भाग तीनों में चल जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो हम छात्रों को बैठाएंगे कमरे में। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का मैं से निकालना पड़ेगा। देखो मैं से के 2 क्वेश्चन आ गए इस साल, है ना। तो अब 60, 105 और 135 का मैं से निकालने के लिए सबसे सरल तरीका यही है, आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए।
अभाज्य गुणनखंड वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो, और अगर आप नहीं पता, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप फटाफट से अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो। जैसे 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का दिया 15 आ गए, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा, 3 पंचों 15 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड मिले हमको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर 105 का निकालेंगे तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 3 9 और 3 पंचों 15। फिर अब किसका नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो 5 का दे दो, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसका आया 3 गुणा 5 गुणा 7। फिर हम निकालेंगे 135 का, तो 135 में 3 का चल जाएगा क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9 है ना। तो 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12 और 3 पंचों 15। फिर 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचों 15, फिर 3 पंचों 15 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हमको 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब मैं से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मैं से कॉमन देखते हैं इसमें, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। देखा 2 इसमें है बट इसमें नहीं है तो ठीक है, 2 को छोड़ो। अब 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 तो 3 हो गया। दूसरा हमने देखा 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 5 ले लिया। 7 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 5 तो ये 15 में से आ गया। यानी एक कमरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे बैठा सकते हैं। यही बात हुई ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चे बैठा सकते हैं। ये 15 बच्चों की संख्या आई है। तो अब कमरे कितने चाहिए, कमरे कितने चाहिए, तो देखिए विज्ञान की बात हो रही है। तो विज्ञान के स्टूडेंट कितने थे, 60 थे, और एक कमरे में हम बैठा रहे 15 बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए कितने कमरे चाहिए, 15 चौक 60, तो 4 कमरे तो हमको विज्ञान के लिए चाहिए। फिर अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के स्टूडेंट है अपने पास 105, तो 105 में भी 15 का भाग देंगे, 15 7 105, तो अंग्रेजी के लिए 7 कमरे चाहिए। और फिर गणित की बात आती है, तो गणित के स्टूडेंट है हमारे पास 135, तो 135 में जब 15 का भाग दिया तो 15 नाम 135, तो 9 कमरे हमको गणित के लिए चाहिए, है ना। अब इसने क्या पूछा कि कितने कमरे चाहिए हमको, टोटल आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, यानी इन तीनों का अब क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे। तो देखिए अब टोटल किया तो कितने आ गए इन तीनों का, 20। इन तीनों का टोटल जब हमने किया तो कमरों की संख्या हमको क्या मिल गई, 20। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है। यानी ये आपको दिख रहा है ना, ये OB लाइन, ये तो इस कोण B का समद्विभाजक है और ये कोण C का समद्विभाजक, यानी 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट रहा है। तो कोण BOC बराबर है, BOC इसका मान आपसे पूछा है, इस वाले का मान। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसका मान। ये एक त्रिभुज है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये आप सभी जानते हो। तो अब देखिए कोण A का मान इसने हमको दे रखा है कितना, 40 डिग्री। तो कोण B और कोण C का मान कितना हो गया, पक्षांतरण कर लेते हैं। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री। यानी हमको इस दोनों कोण का, ये पूरा कोण B और ये पूरा कोण C, इन दोनों का टोटल हमको पता चल गया कि कोण B और कोण C का योग कितना है, 140 डिग्री है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये वाला कोण निकालना है। और ये वाला जो कोण है ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, हम ध्यान दें तो यहाँ से BOC त्रिभुज में आ रहा है ना, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में। अब देखिए त्रिभुज BOC में अगर हमको ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण यदि हमें मालूम चल गए तो ये भी, क्योंकि एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के 2 कोण हमको मालूम चल गए, तो तीसरा हम आराम से निकाल लेंगे 180 में से घटा के। तो इन दोनों का मान तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों का योग हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि पूरे कोण B और पूरे कोण C का मान कितना है, 140 डिग्री है।
और ये जो रेखा है ये समद्विभाजक है इन कोणों की। क्या है? समद्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। तो यदि हम इसमें इन दोनों के योग में 2 का भाग दें तो इस आधे कोण का और इस आधे कोण का योग हमको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो कोण B प्लस कोण C बटे 2 बराबर 140/2। दो तरफ 2 का भाग दे दिया हमने, तो कितना मान मिल गया हमको? 70 डिग्री। तो कोण B और कोण C दोनों का आधे कोण का मान कितना मिला हमको? 70 डिग्री मिल गया, है ना। तो अब हम भाई इसका मान और इसका मान कितना हो गया? दोनों का 70 डिग्री, और ये चाहिए हमको। तो हमको पता है कि कोण B प्लस कोण C प्लस जो भी हमने माना है कोण BOC बराबर 180 डिग्री, और इन दोनों का योग है 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना हो गया? 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो इसका मान हमको मिल गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ABC में, ABC एक त्रिभुज है, इसमें AP BAC का समद्विभाजक है, यानी BAC जो ये पूरा कोण है ना, इसका समद्विभाजक, पूरे कोण का समद्विभाजक क्या है? ये AP है। मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, आधा ये है और आधा ये है, तथा AQ BC पर लंब है, और जो AQ है ये BC पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस पर। तो कोण PAQ बराबर है, आपसे किसका मान पूछा है? PAQ का, यानी ये वाला मान, ये बीच वाला, ये आपसे पूछा है। अब देखिए इसका मान डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं अपने पास, क्योंकि अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं PQA, तो देखिए हमको ये मान तो पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, बट हमको इसका मान नहीं पता। यदि हमको इसका मान पता होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे इस x का मान। तो इसके लिए देखो हमको बहुत घूमकर आना पड़ेगा। इधर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम त्रिभुज ABC में ही लेते हैं, क्योंकि ABC के 2 कोण हमको पता है, तो हम ये पूरा कोण निकाल सकते हैं कौन है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और B का मान भी हमको पता है, B का मान है 75 डिग्री, जिसने हमको दे रखा था क्वेश्चन में पहले से 75 डिग्री, और C का मान भी दे रखा है 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इनका जो हमने टोटल किया तो 7 और 3 110 बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान हमको मिल गया 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। कोण A का मान हमको 70 डिग्री मिल गया, यानी इस पूरे कोण का मान 70 डिग्री हमको पता चल गया। और इसने हमको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो ये AP लाइन है ये इसको 2 भागों में बांटती है, ये पूरा कोण 1 है और ये पूरा कोण 1 है। कौन सा? BAP। इसका मतलब ये था कि कोण BAP बराबर है कोण PAC के, कोण PAC के। यही बात थी ना कि भाई 2 बराबर भागों में बांट रहा है ये वाली लाइन। तो अब पूरे का मान 70 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना हुआ आप बता सकते हो आराम से कि भाई पूरे का मान 70 डिग्री है और ये भाग दोनों बराबर बराबर है, यानी 35-35 डिग्री के हो गए ना। तो इन दोनों का मान कितना है? 35-35 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, अब हम हमारे काम की बात पे आते हैं। हमको मान किसका चाहिए था? इस बीच वाले का, है ना। और हम यहाँ तक पहुँच गए, हमको पूरे का मान मालूम चल गया, हमको इस पूरे का मान मालूम चल गया 35 डिग्री है। और हमको इसका इधर का साइड, अब हम आधा नहीं कह सकते, हमको नहीं पता कि ये समद्विभाजक थोड़ी ना है, ये तो लंब है, ये लंब है। हम 35 डिग्री का आधा थोड़ी करेंगे, है ना। तो इस पे गलती मत कर देना, आपके यहाँ 35/2 कर दो, क्योंकि ये जो x का मान जो हमसे पूछ रहा है वो समद्विभाजक लाइन नहीं है इसकी। तो अब कैसे निकालें? अब भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर पहले थे, हम नहीं निकाल सकते अभी भी। तो अगर देखो, अगर हमको जैसे इसका मान चाहिए और इस पूरे का मान हमको पता है, तो हम ये तो नहीं निकाल सकते, बट हम ये निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर 90 डिग्री है और इधर 75 डिग्री है, तो हम ये वाला कोण आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा कोण? BAQ निकाल सकते हैं ना।
क्योंकि जो ये पूरा कोण है ना अपने पास BAP, कोण BAP है, इसके भी दो टुकड़े हो रहे हैं। कौन सा? एक तो BAQ, कोण BAQ प्लस कौन सा? QAP, QAP। और यही हमसे पूछा है, PAQ या QAP एक ही बात है, यही हमसे पूछा है। तो हम ये तो नहीं निकाल सकते बट हम ये निकाल सकते हैं। तो ये मान हम निकाल लेते हैं कौन से त्रिभुज से? ABQ से, त्रिभुज ABQ से। तो देखिए त्रिभुज ABQ में दो कोण अपन को पता है, 75 प्लस 90 प्लस तीसरा हमको निकालना है BAQ, कोण BAQ। तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए कोण BAQ बराबर 180 माइनस 90 और माइनस 75, ठीक है। तो कोण BAQ का मान हमको क्या मिल जाएगा? 180 में से 90 गए तो 90 में से 75 गए तो 15, ठीक है। तो 15 डिग्री मान मिल गया। किसका मिला है 15 डिग्री? इसका मिला है 15 डिग्री, और हमको चाहिए इसका, और इस पूरे का कितना है? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री में से 15 डिग्री घटा दिया तो x का मान मिल जाएगा ना हमको। कौन से का? PAQ, जो ये पूछना चाह रहा है। तो कोण PAQ बराबर 35 माइनस 15, तो बराबर 20 डिग्री, ठीक है। तो 20 डिग्री ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें। छात्रों की कुल संख्या है, छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, औसत में से है अपना क्वेश्चन। तो देखिए जो आपसे पूछा है उसको आप x मान लो, छात्रों की संख्या माना, छात्रों की संख्या क्या है? x है। अब देखिए छात्रों की संख्या x है और इसने कहा है त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए हैं। औसत अंक 1/5 बढ़ गए हैं। और त्रुटि क्या हुई थी अपनी? त्रुटि हुई थी कि 98 की बजाय 108 पढ़ लिए गए थे। यानी कुल त्रुटि कितने नंबर की त्रुटि हुई है? कुल अंक की जो त्रुटि हुई है वो हुई है 108 माइनस 98 बराबर 10। यानी 10 नंबर ज़्यादा पढ़ लेने की वजह से औसत अंक 1/5 अपने बढ़ गए। अब देखिए आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ा था कि औसत बराबर होता है कुल योग, जो भी आपके अंक हैं उनका कुल योग बटे कुल अंक, यही था। यानी अपने कुल छात्रों का योग बटे कुल छात्र कितने हैं। अब कुल छात्र तो हमने मान लिया x, ठीक है, कि x छात्र हैं। अब औसत मैंने आपको बताया था कि जब औसत अंक बढ़ जाते हैं यानी प्रत्येक छात्र के साथ वही क्रिया हो गई, यानी जितना भी छात्र हैं उन सभी के 1/5 1/5 1/5 इस तरीके से सभी के नंबर बढ़ गए, है ना। कि जो भी क्रिया होती है अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी बढ़ाना है, एक एक बच्चे के नंबर आपको बढ़ाने हैं, और यदि घटते हैं तो एक एक बच्चे के नंबर आपको घटाना है, तभी औसत निकलता है, ठीक है। तो अब औसतों का योग हमको नहीं पता कि मतलब कि कुल बच्चों के अंकों का योग क्या था, वो तो हमें नहीं पता, तब तो हम उसमें बढ़ा देते। लेकिन हमको ये पता है कि एक बच्चे के 1/5 नंबर बढ़े हैं, इसी प्रकार से दूसरे के भी 1/5 बढ़े। तो ऐसे बच्चे कितने थे? x। तो यदि हम 1/5 को x से गुणा कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि इतने अंकों का योग वो बढ़ गया, है ना। तो एक बच्चे के 1/5 बढ़े, टोटल बच्चे x थे, तो x से 1/5 को गुणा किया, मतलब इतने अंक बढ़ गए। और वो जो अंक बढ़े हैं वो हमको पता है, वो कितने अंक बढ़े थे? 10, क्योंकि उसने त्रुटि से ज़्यादा पढ़ लिए थे। कितने नंबर? 10। तो ये इक्वल टू 10 के बराबर है, यही बात हुई। अब x का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, पक्षांतरण से 5 इधर आ गया तो 10 × 5 50, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 50। शायद ऑप्शन में गलत हो गया, ये 50, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। इस प्रकार से x और y और a और b ऐसे प्लस माइनस में देखना है हमको। तो x y इसके कोण है, x भी कोण है, y भी कोण है और a और b भी कोण है।
तो हम देखते हैं कि ये जो CD रेखा और AB रेखा है ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। भाई AB समानांतर है CD के, और ये एक रेखा इसको काट रही है। आप ये देखो BC रेखा जब इसको इस प्रकार से काट रही है, तो हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। ये एकांतर कोण ही तो है, कोण A और कोण X क्या है, एकांतर कोण। तो इसका मतलब A बराबर है X के, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों समांतर रेखाओं को ये भी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण B और कोण Y ये भी दोनों समान होंगे, ये भी एकांतर कोण है। अतः B और Y भी बराबर होंगे, B बराबर Y। तो ये तो अपने पास हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। और क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस के रूप में है, अधिकतर x और y को जोड़ रखा है, ठीक है, तो हम भी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो a और b जुड़ेगा, तो a प्लस b बराबर x और y, x प्लस y। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन सही आया है इसमें, तो a ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान x के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि तो 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई कुल राशि बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है कि उस श्रीमान x के पास कितनी राशि थी। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना उसके पास x राशि थी, कितनी थी, x, माना उसके पास x राशि थी और उस x राशि के 2 भाग कर रहा है और दोनों भाग बिल्कुल अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई ऐसा ज़्यादा रिलेशन दिया नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग माननी पड़ेगी। यानी x था और x के 2 भाग, पहला भाग x1 मान लो और दूसरा भाग x2 मान लो, ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए। अब क्या कह रहा है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की, माना पहली तो उसने 10% की ब्याज से दिया था, यानी x1 वाले धन को तो 10% की दर से दिया है, और शेष राशि, शेष कौन सी हो गई, x2 को उसने 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराया है, ठीक है। और देखो लास्ट में उसने कहा यदि 2 वर्षों के बाद, यानी समय है 2 वर्ष, समय सबके लिए 2 वर्ष ही है, यानी 2 टुकड़े करके दोनों को अलग अलग ब्याज पे 2 वर्ष के लिए दिया है उसने। तो अब दोनों का जब 2 वर्ष के लिए दिया तो कुल ब्याज कितना था, 2500। 2 वर्ष का कुल ब्याज दे रखा है 2500 रुपये है, 2 वर्ष का कुल ब्याज। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, भाई प्रथम धन को x1 को 10% की दर से दिया है। आपको पता है सरल ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है अपना x1 गुणा दर, पहली राशि को उसने 10% की दर से दी है, गुणा समय 2 वर्ष है बटे 100, प्लस दूसरी राशि x2 को उसने 12%, ये रहा 12% सरल ब्याज की दर से, तो 12 समय वही 2 है बटे 100। तो यानी पहली राशि का सरल ब्याज प्लस दूसरी राशि का सरल ब्याज, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 2500 रुपये। ये बात समझ में आ गई आपके कि पहली राशि को उसने सरल ब्याज की दर से उधार दिया है और दूसरी राशि को भी उसने 12% की दर से उधार दिया है, तो दोनों का ब्याज कितना मिला है, 2500। तो ये समीकरण हमको मिला है, इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए ये 0 कैंसिल और 2 पंजों 10, तो x बटे 5 प्लस ऐसे ही 50 और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 25, तो 6 बटा 25, तो 6 बटे 25 x2 बराबर 2500। इसको यदि अपन और सरल करें, ये x1 है ना, x1 था ये, इसको यदि अपन और सरल करें तो इनका लैसे हो गया 25, तो ये तो हो गए 5x1 प्लस ये हो गया 6x2 इक्वल टू 2500, और सरल करें 25 उधर चल जाएगा तो 5x1 प्लस 6x2 बराबर, जब 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 और ये 00, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमको मिला है हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण के लिए देखो, इसने हमको
ये दे रखा है कि प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि हमने मानी है x1, तो x1 का चौथाई, x1 बटे 4 हो गया है ना। तो प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। शेष राशि है हमारी x2, इसके 5वां हिस्सा, तो x2 बटे 5 इसके बराबर है। यही कहा है ना इसना कि प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि मतलब x2 के 5वें हिस्से के बराबर है, यानी x1 बटे 4 बराबर x2 अपॉन 5 इक्वल है। इसे अपन सरल करके इसका भी समीकरण बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x1 इक्वल टू 4x2 ये मिल गया। ठीक है, एक समीकरण हमको यहाँ से मिल गया और एक समीकरण हमको यहाँ से मिल गया। आप चाहो तो दो समीकरणों को हल कर लो या फिर आप यहाँ पर मान रख के भी आराम से निकाल सकते हो। तो या तो आप 5x1 माइनस 4x2 बराबर 0 करके इस समीकरण में से समीकरण को कटा दो, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट मान मिल रहा है हमको 5x1 का, 5x1 का मान कितना है 4x2, तो हम समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में रखेंगे तो 5x1 का मान क्या मिल रहा है हमको 4x2 प्लस यहाँ पर है 6x2 बराबर 625 00, तो कितने हो गए ये 10x2 बराबर 62,500, x2 बराबर 62,500 बटे 10, तो कैंसिल, तो 6,250 रुपये, यानी प्रथम राशि आपको मिल गई x1 का मान 6,250 रुपये। अब दूसरी राशि और निकालनी है, तो हम समीकरण 2 में ही मान रख देते हैं, तो आपको किसका मान मिल जाएगा x1 का मिल जाएगा। हम यहाँ से निकालते हैं पक्षांतरण से कि x1 बराबर, ये 5 का पक्षांतरण कर देते हैं तो 4/5 x2, और x2 का मान हमने निकाल लिया कितना 6,250। सरल करो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, 1250 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4 और 1 5, तो 5,000 रुपये आ गए। ठीक है, 5,000 रुपये दूसरी राशि का आ गया। आपसे पूछा क्या था कि जमा की गई कुल राशि बराबर है, x का मान आपसे पूछा था और दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। x1 का मान है अपने पास 5,000 और x2 का मान है 6,250, जब दोनों का टोटल करेंगे 6 5 11,250 रुपये, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। क्वेश्चन अपने प्रतिशत में से आया है ये, तो 3 लीटर के मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत आपको दे रखा है 3 लीटर में, तो सबसे पहले तो इसको मिलीलीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि जो शर्करा आएगी वो मिलीलीटर में आएगा। तो आपको पता होगा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितने हो गए 3000। अब 3000 मिलीलीटर में 40% शर्करा है, मतलब 3000 ml का 40% हमको निकालना है, यही निकालना है ना। तो क्या आ जाएगी अपने पास शर्करा की मात्रा कि उसमें कितने मिलीलीटर शर्करा है। अब देखिए तो 3000 गुना 40/100 इसी प्रकार से करेंगे। 3000 का 40%, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो 4 दिए 1200 ml, तो 1200 ml शर्करा है उसमें। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है कि यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है इस मिश्रण में, तो 3000 तो पहले से था 3000 मिलीलीटर, और 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया 4000 मिलीलीटर। 4000 मिलीलीटर ये अब मिश्रण हो गया हमारा, 4 लीटर मतलब 4000 मिलीलीटर। तो अब नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। अब देखो शर्करा तो वही रहेगी जो 1200 ml थी, अब भी 1200 ml है, लेकिन अब उसका प्रतिशत बदल जाएगा। पहले तो 40% थी शर्करा जब 3 लीटर था, अब 4 लीटर हो गया, तो अब उसका
प्रतिशत, क्योंकि मिश्रण जब बढ़ गया तो अब उसकी मात्रा कम हो गई, तो अब उसके प्रतिशत तो घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, तो अब हम वापस निकालेंगे शर्करा का प्रतिशत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शर्करा की मात्रा कितनी थी 1200 बटे कुल मिश्रण कितना है 4000 गुणा 100। देखिए कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 4 3 12, तो 30%। अब शर्करा की मात्रा आ गई 30%, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत है। ये लाभ हानि के क्वेश्चन मैंने जब कराए थे तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। इसमें क्या कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, इसमें पेन की तुलना की गई है आपस में, रुपए नहीं बताए गए हैं कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो इस प्रकार के जब सवाल हो तो इनमें लाभ और हानि कब होती है, जब हम कोई वस्तु ज़्यादा वस्तुएं तो खरीदें, ज़्यादा वस्तुएं खरीदें और कम पैसों में ही हमको उसके बराबर का मूल्य बराबर हो जाए। जैसे कि मान लो 100 रुपये में मैंने 10 पेन खरीदे, 100 रुपये में मैंने 10 पेन खरीदे, ठीक है। और यदि मैं 100 रुपये ये बेचते टाइम 5 पेन बेचूं और 100 रुपये मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझे लाभ होता है। मतलब मूल्य तो बराबर है, इससे अपन को मतलब नहीं है। लेकिन जब क्रय मूल्य के टाइम जो संख्या है वो तो हो ज़्यादा और विक्रय मूल्य के टाइम संख्या हो कम, तब तो क्या होता है, हमको लाभ होता है। इसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम, इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए इसने कहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 12 पेनों का है और विक्रय मूल्य 16 पेनों का आपस में बराबर है। यानी अब इस सौदे में हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी जिस मूल्य पर उसने 12 पेन खरीदे हैं उसी मूल्य पर उसने 16 पेन बेचे हैं, यानी उसको क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रही है। अब हानि हो रही है तो कितनी हो रही है, तो 16 माइनस 12 बराबर 4 पेनों की हानि हो रही है ना, 4 पेनों की उसको हानि हो रही है। अब पूछ क्या रहा है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। अब हानि प्रतिशत के लिए सूत्र वही है जो हमारे पहले था कि हानि बटे, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अपोजिट हो जाता है। उसमें तो होता था अपने लाभ बटे क्रय मूल्य या हानि बटे क्रय मूल्य। जब वस्तुओं की बात करते हैं तो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, विक्रय मूल्य पर। किस पे डिपेंड करता है, विक्रय मूल्य पर। तो हानि या लाभ कुछ भी हो उसके बटे में क्या आता है, विक्रय मूल्य। ये सारी बातें मैं आपको लाभ हानि के वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो हानि बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने पेनों की हुई, 4 की। विक्रय मूल्य क्या था अपना 16 गुणा 100, सरल करो 4 बार और 4 से 100 25, तो 25% की उसको हानि हुई है। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, अपने लाभ हानि में सही है कि कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। 10 रुपये में किस दर से, 11 की दर से कोई वस्तु खरीदता है, और 11 में मतलब 11 रुपये में 10 की दर से, 11 रुपये में किसकी दर से खरीदता है, 10 की दर से। तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर है। ये कह रहा है कि सौदे में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब देखिए 10 रुपये में खरीदता है, मान लो 11 वस्तुएं, ठीक है। तो 1 रुपये में कितनी खरीदेगा, 11 बटे 10। इसी प्रकार 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है तो 1 रुपये में खरीदेगा 10 बटे 11। तो यहाँ भी बेचेगा, तो ये तो खरीदने का हो गया कि 1 रुपये में 11 बटे 10 वस्तुएं खरीद रहा है, ये तो हो गया क्रय मूल्य। और 1 रुपये में विक्रय मूल्य 10 बटे 11, यानी यहाँ पर मूल्य समान है, सिर्फ वस्तुओं की तुलना हो रही है। वस्तुओं की तुलना अपन करेंगे और इसने पहले ही कह रखा है लाभ हो रहा है। तो जब वस्तुओं की तुलना जब अपन करते हैं तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया इसमें अपोजिट होता है ना। तो क्रय मूल्य क्या ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तभी हमको लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जब वस्तुओं की बात आ रही है तो 11 बटे 10 है माइनस विक्रय मूल्य है 10 बटे 11। तो देखिए लाभ निकाल, वस्तुओं का कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ हमको, 10 और 11 का अपन ने लघुत्तम लिया तो 110, 10 का भाग दिया 11,
11 गुना 11 हो गए 121 माइनस, फिर 11 का भाग देंगे 10 बच गया, 10 गुना 10 हो गए 100, 121 में से 100 गए तो 21/110। ये 21/110 वस्तुओं का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला अभी मैंने बताया था जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कि जब वस्तुओं की बात होती है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हो रहा है हमें 21/110 का और विक्रय मूल्य है 10/11 गुना 100। तो सरल करते हैं इसको, 21/110 गुना ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो 11/10 गुना 100। एक जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 11 से 11 कैंसिल, तो 21% आ गया, यानी 21% उसको लाभ हुआ है। डी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 1/25/126। इसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर, पहले ये क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको सरल करेंगे तो 126 दूना कितने हो जाएंगे, 252, और इसमें 125 जोड़े तो 7 7 377, तो अपने पास आ जाएगा 377/126, ठीक है। तो ये अपन को क्या मिल गया, भिन्न रूप में। अब x को यहीं रहने देते हैं, बाकी पक्षांतरण करते हैं। सवाल बिल्कुल इजी है, बस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है, बाकी सारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए 377/126 है, इन सभी को जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो क्या माइनस में चल जाएंगे, तो माइनस के 5/6 माइनस के 5/7 और माइनस के 4/9। तो हमको कैलकुलेशन में ही गलती नहीं करनी, ऐसे सवालों में जब अपन को आ रहा है तो कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब हम अब क्या करेंगे, इनका लैसे लेंगे। लैसे हम देखते हैं कि अगर 126 में सभी का भाग चल जाता है तो इनका लैसे 126 ही आ जाता है, ठीक है। तो 126 इनका लैसे आ गया, भाग दिया हमने एक बार तो 377, फिर 6 का भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 21, 21 पंजे 105, फिर माइनस, फिर 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 और बचते हैं 56 हो गए, और 7 8 56, 18 12 और 18 पंजो 90, फिर माइनस, अब 9 का भाग देते हैं 126 में, 9 एकम 9 और 3 बचते हैं, 9 चौक 36 और 14 4 56। अब देखिए ये सारी माइनस में है, तीनों संख्याएं तो माइनस में है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 105 90 और 56, 6 5 11 और 9 1 10 5 और ये 251, तो अपने पास आ गया 377 माइनस 251/126। जब 370 में इसको घटाएंगे, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 2 गए तो 7 में से 5 गए तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, 126/126, तो क्या आ गया अपने पास 1, यानी x का मान मिल गया हमको 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर है। इस समांतर चतुर्भुज में ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपसे कह रहा है x और y के मान क्या है, x y के मान निकालने हैं। देखो 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। चतुर्भुज टॉपिक जब मैंने आपको समझाया था तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी थी, और 7th 8th के जब मैंने उसके करवाए थे 7th 8th के, तब भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्या होती है समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से, जैसे कोण B बराबर कोण D के है, कोण A बराबर कोण C के है, ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता से ही ये बात है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2x + 5y, इसका मान है 2x + 5y, तो ये किसके बराबर है 150 डिग्री के, और इसका मान है 4x + y, तो इसका मान है 75 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दो समीकरण हमको मिल गए, दोनों समीकरण को हल कर लो, आपको x और y के मान मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए 4x है ना, तो समीकरण 1 को अपन किससे गुणा कर देते हैं 2 से, ताकि ये समान हो जाएगा, है ना।
तो देखो 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 300। और समीकरण 2 है ही अपने पास 4x प्लस y बराबर 75 डिग्री। घटा देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल, 10 में से 1 y गया तो 9y बराबर 300 में से 75 गए तो 225 डिग्री। तो y बराबर 225 बटे 9, 9 दूनी 18 और 4 9 5 45, तो 25 डिग्री। y का मान क्या मिल गया आपको? 25 डिग्री। आप समीकरण 2 में रख दो इसका मान, तो देखो 4x प्लस y का मान मिल गया 25 डिग्री बराबर 75। तो 4x बराबर, जब 25 उधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, तो 75 में से 25 गए तो बचे 50। तो x बराबर 50 बटे 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 बचे, तो 10×4 5 20, तो 12.5 डिग्री। तो दोनों के मान हमको मिल गए। x का मान तो है 12.5, तो x का मान 12.5 और y का मान 25 डिग्री। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। इस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अभी लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था सेम यही क्वेश्चन था। तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है और आपके पास क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर त्रिभुज बने हुए हैं 2, एक तो है ADC और एक है BDC, 2 त्रिभुज है आपके सामने। तो अगर आपको ये नियम पता हो कि एक ही चाप से बनने वाले कोण या एक ही जीवा से बनने वाले कोण दोनों का मान हमेशा समान होता है, तो जब B का मान 40 डिग्री है तो A का मान भी 40 डिग्री हो जाएगा। पहली बात इसमें ये याद रखनी है, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। अब थीटा कौन से वाले त्रिभुज में है? ADC में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब ADC में एक कोण आपको पहले से दिया हुआ है, कोण D का मान आपको 85 डिग्री पहले से दिया हुआ है। और अगर आपको इसका मान पता चल गया कि ये दोनों समान होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को, है ना। अपन को पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान है 40 डिग्री, कोण D का मान है 85 डिग्री और कोण C इसने थीटा दिया हुआ है और जिसका मान हमको निकालना है थीटा का। तो थीटा बराबर 180 माइनस 40 माइनस 85। तो देखिए 180 माइनस 8 और 4 12, 125 डिग्री और 180 में से 125 घटाए तो 55 डिग्री। तो थीटा का मान क्या मिल गया हमको? 55 डिग्री, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आज अपने 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो गया। उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपने देखा कि 2018 के जो आपने क्वेश्चन पेपर निकाला, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है कि मैडम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। ये तो देखो मैंने आपको खोल के बेसिक तरीके से ढंग से समझाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से तुरंत इनका कर सकते हो। आपके दिमाग में ही हो जाने चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में हो जाएंगे कि भाई ये 40 है, ये 40 है, तो तुरंत दोनों का टोटल करके आप 180 में से घटा दोगे। तो इस तरीके से थोड़ा ना करना है एग्जाम में आपको, है ना। इसलिए इनको देख के ये नहीं घबराना कि हमारी तो मैथ में पार ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।